तो वो ना पुलिस वाला सबको रोक रहा है, तो वो सर तकरीबन 99% लोग ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे खड़े हैं, मतलब जहाँ से लोगों ने जी। गुज़रना है, लोगों को गुज़रना भी मुहाल है। तो मैंने उसको पुलिस वाला ना ऐसे रोक के लोगों के चालान कर रहा है, मैं कहा यार आप मेरे को ये नहीं मना करते कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कहता है यार ये कम से कम इतना ही मान ले मेरी बात, क्या हेलमेट पहन ले या इसी पे रुक जाए, तो कहते हैं इस पे भी नहीं रुकेगी। पढ़ी लिखी कौम का होना जरूरी है, पढ़ी लिखी कौम। मैं 89 में इटली गया, मैंने अपनी एग्जांपल दिया आपको स्विट्जरलैंड। 89 में हैवी बाइक्स इटली की, आपको पता है दुनिया की फास्टेस्ट बाइक्स उन्हीं से। इतनी शोर आता था सड़क के ऊपर कि बाइक आ रही है और इतनी स्पीड से 600 स्पीड किलोमीटर के हिसाब से। यकीन करें ज़ेब्रा क्रॉस के पास पहुंच के मजाल है ज़ेब्रा क्रॉस को वो क्रॉस कर रहे और जब तक वो लाइट चल रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो नहीं देख रहे राइट पे कौन सी ट्रैफिक आ रही है, उन्होंने देखना है कि हमारी लाइट चल पड़ी है, उन्होंने सड़क क्रॉस करना शुरू कर दिया। और मैं अफसोस की बात और सोच रहा हूँ, मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज में ना मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने कहा वहाँ से पूछते हैं, मैंने पूछा कि आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पता है? आप यकीन नहीं करेंगे 80% बच्चों को यही नहीं पता ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है। मैंने तो एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देखा, उसने कॉलेज की एब्रीविएशन का नाम पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उसको तो वो नहीं आया। तो बाकी तो बड़ी दूर की बात है कि लोगों को कैसे, आप देखिए मैंने आपको पहले कहा कि पढ़े लिखे जाहिल। हमारे यहाँ तालीम डिग्री के लिए ली जाती है, ना कि नॉलेज के लिए। हमारे यहाँ डिग्री सिर्फ इसलिए ली जाती है कि मुझे नौकरी अच्छी मिले, नथिंग है। नहीं, आजकल के सिलेबस का भी कुछ फर्क है, क्योंकि आजकल सिलेबस में मैंने देखा कि जो इनरेलेवेंट चीजें वो ज्यादा शामिल है, जो रेलेवेंट चीजें वो ये नहीं। तो एचईसी और इन लोगों का काम है कि सिलेबस को कैसे बनाना है और किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान में वो सिलेबस 20 साल बाद पढ़ाया जाता है जो कि 11 में पढ़ा के फारिग हो चुके हैं। बुनियादी अब आप ए लेवल ओ लेवल्स को देख लें, हमारे कॉलेज और मैट्रिक लेवल के हैं, लेकिन उनका सिलेबस हमारी जमीन आसमान, जो हम जाके बीएससी में पढ़ते हैं ना, वो उनके मैट्रिक में पढ़ाते हैं। तो बच्चों को जितना नॉलेज आप देंगे बच्चे उतने ही अपग्रेड होंगे ना। हमारा नॉलेज 20-20 साल पुराना है, हमारा लॉ देखने उठा के अंग्रेज के दौर का नॉलेज, आज तक हम अपने लॉ को ठीक नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है कि मैं गाड़ी पे मोटरवे पे जा रहा था, तो बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त उन्होंने रोक के मुझे कहा जी ये जरा रेडियो का लाइसेंस चेक करवाएं, रेडियो का लाइसेंस चेक करवाएं, रेडियो। और मैंने निकाल के दिखाया, उस पर भी लिखा हुआ था 19 फलां उस दौर का अंग्रेजों का रूल पास हुआ है। हम तो अपने कानून को अपग्रेड नहीं कर सके आज तक। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि अपने आप को अपग्रेड करें, लोगों को वो फैसिलिटीज दी जाए जो दुनिया के अंदर लोगों को दी जा रही है। मैं बल्कि इस पर एक बात करता रहता हूँ कि यार देखें, हम जो भी गवर्नमेंट आती है सुनते हैं कि वो लोन दे रही है, वो आटा दे रही है, कभी किसी को ये नहीं देखा कि ना तो वो स्किल्स देते हैं बच्चों को भी यार कि वो सीख के कुछ अपना काम कर सकें। स्किल्स के लिए अगर कोई इदारे बनाए हैं तो आप यकीन करें, आप विजिट कर लें, 99% बिल्कुल ठीक है। एग्रीड। बात यह है कि दुनिया में इस वक्त स्किल्ड लेबर की कमी है। यूएई में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, आपके पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है। अच्छा हमारे यहाँ क्या है, एमए पास बीए पास, जिसका कहीं फ्यूचर ही कोई नहीं है। और वो डिग्री लेके बच्चा खुद भी डिप्रेशन में पढ़ने के बाद जॉब ही नहीं है, घर वालों को भी डिप्रेशन में। अच्छा फिर पढ़ाई का जो मतलब है वो भी हमने गलत दिया कि हम कहते हैं कि पढ़ लिया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को जॉब देगी तो करनी है, वरना कुछ नहीं करना। देखिए 90% लोगों की जो जॉब कोशिश होती है वो गवर्नमेंट की जॉब होती है कि मैं गवर्नमेंट की जॉब में। अच्छा वो उसको कहीं अप्लाई करने के बाद जॉब नहीं मिलती ना, तो एटलीस्ट बेचारा घर के अंदर ट्यूशन सेंटर खोल देता और फिर करते करते तरक्की करते करते कहीं ना कहीं पहुंचता है। बात यह है कि टीचर ही नहीं है, लॉयर है, जज है, ये सारे इनका इंस्टीट्यूट आगे देखें, कोई डॉक्टर, और डॉक्टर का पेशा छोड़ के वो सीएसएस कर रहे हैं। तो बात यह है कि अपने प्रोफेशन को हटकर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी बंदा अपनी पोस्ट के लिए फिटेस्ट नहीं। बिल्कुल ऐसे। अब जिस तरह मीडिया के लिए ना मैस कॉम का जो रुझान आया, तो यकीन करेंगे लाइन लगी है बच्चों की करके, और मैं खुद उस पर जो मैंने अपना देखा है लोगों को, तकरीबन 90% बच्चियां वो है कि जो कि किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं, लेकिन वो स्टडी वो कर रहे हैं। देखिए पहले एक दौर था, माँ बाप डॉक्टर बनना है, बच्चे को पता भी नहीं डॉक्टर कैसे बनना है, बस उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर। अच्छा आज भी 90% पेरेंट्स की कोशिश यही है, ये मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, मेरी बेटी डॉक्टर तो जरूर बने,
कुछ नहीं होगा तो शादी अच्छे घर में हो जाएगी बस। अच्छा जॉब नहीं करती हैं लड़कियां, 80% लड़कियां शादियां करा के जॉब नहीं करती। वो जॉब करती हैं जब फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होता है या बच्चे हो गए, जवान हो गए तो समझिए आप अब इतना करोड़ों रुपए लगा के अब अपने प्रोफेशन में ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों का क्या फायदा? मुझे अब बताएं। एक वक्त था डॉक्टर्स लड़के बनते, डॉक्टर्स 90% लड़के डॉक्टर बनते थे, 10% कोटे में लड़कियां बनती। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, अब 80 से 90% लड़कियां होती हैं, 10% लड़के हैं। अच्छा वो जो 80% 90% लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं वो जॉब ही नहीं करती, वो प्रोफेशन में आती नहीं है। और अगर वो आ ही जाती हैं तो हाथ जोड़ के माफी कर लेती हैं कि जितनी ये सैलरी देते हैं उससे बेहतर है घर बैठ। देखिए डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 20-20 लाख फीस पर ईयर, 1 करोड़ रुपया का डॉक्टर का तो सिर्फ फीस की बात है, फिर उसके ऊपर इतना ही पैसा लगता है। 2 करोड़ लगाने के बाद जब माँ बाप को ये पता चलता है कि उसके बेटे की जॉब लग गई है और जॉब कितने की 48,000 50,000, इससे ज्यादा तो डॉक्टर को देते ही नहीं है। गवर्नमेंट के जॉब के अंदर स्केल्स हैं, वो चीजें हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जॉब पे कितने के लोग जाते हैं? तो सर प्रोसीजर ही बड़ा लंबा है। नहीं हो भी जाए तो वो कितने के लोग हैं उसका कोटा देख लें। अगर फर्ज करें हम 5,000 डॉक्टर निकाल रहे हैं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की पोस्टें कितनी निकलती हैं? चेक करें। प्राइवेट डॉक्टर्स बनाए जा रहे हैं और वो क्या होता है फिर एट द एंड कुछ नहीं होता तो मेडिकल स्टोरों पे जाके अपना क्लिनिक स्टार्ट कर। बल्कि आपने शायद कल एक वो मरीज निवास की तरफ से एक न्यूज में सुना था, वो एक लॉ लेके आ रही है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है ना इसमें जो एडमिशन लेगा उसकी फीस पहले गवर्नमेंट के पास जमा होगी और वो पूरी फीस जमा करवाएगा तो उसका एडमिशन होगा। देखिए कुछ पॉलिसीज आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो बुरा हाल है। अभी मेडिकल कॉलेजेस में पहले ये होता था कि मेरिट सिस्टम, किंग एडवर्ड मेरिट, फला प्राइवेट सिस्टम में कोई मेरिट नहीं। आप दाखिला लेने के लिए आपके नंबर कम है ज्यादा है आप दाखिला ले ले, सिर्फ आप उनकी ख्वाहिशात पूरी कर दें, बस थोड़ा सा उनको कॉलेज के अंदर डोनेशन दे दें तो आपको दाखिला। अब डोनेशन की भी 2 टाइप, एक वो जो पर्सनल जेब में एक वो जो थोड़ी सी जाएगा। लेकिन इस तरह की चीजों में जब डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे तो लोग क्या करेंगे? अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट करें, गवर्नमेंट सेक्टर में 4,000 डॉक्टर की जरूरत टोटल सीटें जो, अब उस 4,000 के बाद जो 8,000 डॉक्टर है वो तो प्राइवेट सेक्टर में बैठे, अब उसमें कोई मेरिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो डॉक्टर क्या बन के निकलेगा वहां? ऐसे अभी गवर्नमेंट को इसके ऊपर पहले लास्ट ईयर मुझे पता चला था कि जी उन्होंने कहा कि मेरिट पूरे प्राइवेट कॉलेजेस का बनेगा उसी तरह जो MD कैट का बनता है और उसके बाद कोटे सिस्टम में उसी तरह पेशेंट डॉक्टर्स को रेफर किया जाएगा। लेकिन वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा होगा? देख रहे हैं जो इतनी हैवी फीसेस वो ले रहे हैं, अब आप डोनेशन ले रहे हैं तो वो कहाँ होने देंगे? आपको पता है कि अगर कोई काम करना भी चाहिए ना पाकिस्तान में उसकी टांगें खींची जाती है, उसको नहीं करने दिया जाता। ये तो हर जगह है, दुनिया में ऐसा है, ये नहीं है। बट जहाँ मैं कोरिया गया तो डिस्कशन स्टार्ट हुई वहाँ किसी से, तो उसने कहा जी कि हम लोग भी करप्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, करप्शन दुनिया में किस मुल्क में नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादा हम लोग करप्शन भी अगर करते हैं ना तो करप्शन का लेवल ये है कि काम पूरा हो उसके ऊपर बिलिंग बढ़ा दी जाए। मसलन 1 करोड़ का ठेका 1 किलोमीटर का है, एक मिसाल है, सड़क की मयार उसकी चीजें वही होनी चाहिए। अब 1 करोड़ की जगह 10 लाख ऊपर कर दे ताकि वो हिस्से में चले जाए, सड़क प्रॉपर बननी चाहिए। अच्छा हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ सिस्टम ये सड़क ही नहीं बनती और कागजों में सड़कें भी बन गई, सब कुछ बन गया, बन जाए ना तो फिर वो 1 साल से ज्यादा निकाल, और अगर वो निकाल भी ली चले फर्ज करें तो कोटे में पता चलता है जी कि इसके अंदर इतनी करप्शन है, वो करप्शन के पर्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ क्यों। आप ये देखिए प्लानिंग क्या लाती है कि अगर बड़ी अच्छी खासी रोड बनी होगी तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे इसको उखाड़ने होंगे, क्या है कि यहाँ पे जी प्लान पाइप गुजर के बहुत बड़ी सड़कें, बहुत बड़ी सड़कें, और वही 3 महीने बाद उनका परमिट मिल जाता है कि जिसको यहाँ से काट दें आप, और कटने के बाद उसको फिल करने के लिए कोई भी नहीं आता। मुझे बड़ी कमाल एग्जांपल दूंगा मैं, माल रोड से मेरा कोई 20 साल से गुजर हो रहा है, 20 साल में माल रोड के पुल के नीचे एक जगह इतना बड़ा वो पत्थर सा बन गया हुआ है जो जिसे आप पिच कहते हैं, ब्लैक तरह की, वो 20 साल में आज तक किसी बंदे ने ये पिन पॉइंट नहीं कर सके ये इसको ठीक ही कर दिया जाए, कम से कम कोई गाड़ी बाइक आते हुए जंप लगती है। मैं आज भी हंसता हूँ कि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि बात ये है कि लोग तो सड़कों पे मटर गश्त करते हैं, उनके इंस्पेक्टर
फैक्टर्स कि ये सड़क में कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसको कहाँ से ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम बनाना मान जाती है वही बात, तो महीने बाद ऑर्डर ले आते हैं कि जी ये अब गटर डलने हैं, अब ये डलना है। अब ये देखिए जितनी लाहौर की मेन सड़कें हैं सारी पाइपें डल गई हैं। अच्छा ये पाइप तो डल गई, चलो मान लिया पाइप डल के जरूरत है, इसका फायदा तो आवाम को तब मिलेगा ना जब उसके ऊपर सड़क भी बन जाए। तो सड़क 2 साल बाद बननी है, जब तक सड़क बननी है पाइप खराब हो जाता है। अच्छा फिर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने बड़ी अपनी लाइफ की इस हद तक देखा है कि जब पाइप डाल रहे होते हैं ना, उसके अंदर जो कचरा वचरा जो होता है ना, वो जो मिस्त्री होते हैं ना वही डाल देते हैं कि जी सड़क की सफाई करनी है, और वो कचरा शचरा उसके अंदर डाल दिया, और फिर जब वो पानी ने चलना है वो पानी चलेगा ही नहीं। अच्छा ये जो आपको ड्रेन सिस्टम दिखाए हैं साइडों पे जले हैं, रोज सुबह उठ के स्वीपर्स सड़क जब साफ करते हैं तो ड्रेन के अंदर कचरा अंदर फेंक देते हैं बजाय उठाने के। अब जब बारिश आएगी वो पानी तो वहीं खड़ा है। बिल्कुल ऐसे आगे रिंग रोड बनी हुई है, जब बारिश हैवी बारिश आती है 4-4 फुट पानी खड़ा होता है रिंग रोड पर, जबकि रिंग रोड अबव लेवल है। क्यों खड़ा होता है पानी? वो साइडों से वो ब्लॉक हुआ होता है। ब्लॉक कोई आके ये नहीं चेक करता है कि उसके सुराख कोई खोल दिया जाए, नहीं है तो सुराख कर दिया जाए, कम से कम पानी निकल जाए। हकीकत है ये बात, बिल्कुल आती है। असल में मसला ये है कि हम अगर कोई निज़ाम बनाते नहीं है तो उसको प्रॉपरली काम नहीं करने देते हैं, काम करता है तो उसको हम उस तरीके से करवाते नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम बहुत अच्छे है, सिस्टम बनता है, पुलिस के ऊपर एक सिस्टम, सिस्टम के ऊपर सिस्टम। अच्छा हर सिस्टम नीचे वाले सिस्टम को डराता है एंटी करप्शन, सबसे ज्यादा खुद आपकी एग्जांपल्स भरी पड़ी है। बात यह है कि सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें खुद ठीक होना है, हमें रेस करनी है। और ये मीडिया की जो आवाज है ना, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए, अब पहले सोशल मीडिया पे कभी होता था कि पुलिस की एंटी चीजें चल रही हैं और बाद में पता चला जी एक्शन हो गया, ये हो गया, आईजी साहब ने भी एक्शन ले लिया, सीएम ने भी ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ने। ये मीडिया की आवाज बड़ी तेज है। वैसे मैं खुद बड़ा हैरान हूँ इस तरह सिस्टम पे सिस्टम, जिस तरह 2-3 फोर्सेज और बना दी गई हैं, पीरा फोर्स है, बेशुमार जी बेशुमार। हैरानगी वाली बात है कि काम सबका जीरो है। काम असल चीज तो वही बोलती है कि आपका काम बोलेगा तो आप एक और सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात है, मैं कुछ चेक कर रहा था लिस्ट में कि कौन कौन कहाँ पे, तो पता चला कि जितनी फोर्सेज है उसमें सारे पुराने लोग ही हैं। मतलब होता क्या है, मुझे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, मैं करप्ट पुलिस अफसर, एक मिसाल है, आईजी साहब ने ही मेरे खिलाफ कर दिया, 6 महीने बाद उसी पुलिस अफसर को किसी और थाने में अपॉइंट कर दिया, यही अभी सजा मिली उसको, कभी भी नहीं ठीक है। तो बात यह कि सिस्टम को ठीक करने के बजाय सिस्टम का तोड़ निकाला जाता है कि इसका हल कैसे निकाला जाए। अब वो ये पीरा फोर्स बनाई गई है, तो हालांकि उसका काम तो बड़ा अच्छा था कि नजायज तजावजात से मिले, निजात मिले लाहौर। अब वही है कि स्टार्ट में थोड़ी सख्ती हुई है। अब हुआ पहले वो जो बाजार वाले कारपोरेशन या बल्दिया के लोगों को पैसे देते थे, अब वो पैसे बढ़ गए, अब रेट बढ़ गया क्योंकि वो पीरा फोर्स वालों के पास अख्तियार है कि वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो अब वो जो जहाँ पे वो 5,000 रुपये महीना दे रहा था एक पट्टा लगाने वाला या एक छोटी सी वो रेडी लगाने वाला, अब वो 10,000 रुपये महीना दे रहा है। देखिए मैं अभी जितनी खूबसूरत आपने बात की है, जब ये तजावजात एंटी तजावजात स्टार्ट हुई थी तो एंटी तजावजात में आपने देखा कि लाहौर की सफाई हो गई, बिल्कुल ऐसे क्लियर हो गया, क्लियर, और सड़कें लगती थी कि जम्बू सड़कें बन रही। अब दोबारा अभी इस वक्त क्या हाल है जरा दोबारा जाके देखिए, सेम वहीं पे, हर चीज वहीं पे। अच्छा प्राइस कंट्रोल कमेटी, हमेशा मैं जरा सा बारिशें होती है, सब्जियां फल दुनिया की, तो सारी चीजें 4-4 गुना बढ़ जाती है। यानी वो जो सब्जी 40 रुपए किलो थी वो 250 रुपए मिल रही है। प्राइस कंट्रोल की बात करें तो मैं कल एक वाक्य देखते हैं, वही के करते क्या है, जितने भी एसी साहिबान है ना, ये वीक में एक दिन विजिट करते हैं किसी भी 2-3 शॉप्स का, वहाँ पे 1-2 को चलान किया और 3-4 मीडिया चैनल्स को फुटेज भेज दी, वो जैसे ही चल जाती है कि जी बड़ा काम हो रहा है। और लेकिन यकीन करें कि इतना ज्यादा लूट मार है कि सोच से भी हम लोग गरीब की बात करते हैं ना, इस तो गरीब है कि जिसको रोटी 14 रुपए की मिलनी थी उसको रोटी 20 रुपए में मिलती है। अच्छा कोई बंदा, चीफ मिनिस्टर साहब ने जब ऐलान किया था जी चेकिंग होगी सब कुछ होगा, कोई इस वक्त मुझे बता सकता है रोटी का वजन 10 ग्राम क्या है? कोई भी नहीं। यकीन कीजिए इतनी सी रोटी हो गई है, इतनी सी रोटी जो कि 4 रोटियां खा के भी गरीब का पेट नहीं भरता। वैसे इसमें आपको ये नहीं लगता कि हम गरीब की बात करते हैं लेकिन गरीब भी गरीब को लूटता है? देखिए मौका, अपॉर्चुनिटी जिसको मिलती है वो कहता है चलो अब मुझे मिली है, कम से कम मैं तो पूरी कर लूंगा।
हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई बंदा ऐसा मौजूद है, इवन घर के अंदर की एग्जांपल है, भाई भाई उसको खाता भी नहीं देख सकते। आप अपने बेटा, आपकी औलाद में 4 बच्चे हैं, 4 बहन भाई हैं, अगर आप ज्यादा कमाते हैं, चाहे हराम ही कमाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा है उन 3 भाइयों की। क्यों? मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। हमारे ये जितने लोग हैं ये कोशिश करते हैं रातों रात अमीर हो जाएं, और उसके लिए ये करप्शन और ये सारी चीजें करते हैं, हालांकि खानी 2 रोटी है। इसके अलावा आप बताएं कि आप दिन में कितनी रोटियां खाते हैं? मैं इसी बात पे बात कर रहा हूँ। हमने ना ज्यादातर आप किसी भी इंटरव्यू करें ना गरीब आदमी का, चाहे वो रेडी लगा रहा है, कोई छोटी दुकान वाला है, तो वो गवर्नमेंट को गालियां दे रहा होगा। आप उसके अमल के ऊपर जाएंगे तो वो उसका जितना उसके पास सोर्सेज है देखिए उसकी एग्जांपल मैं दूंगा। अब एक रेडी फरोश मार्केट सब्जी कमेटी कहता है, उसको रेट मिलता है टमाटर का 200 रुपए किलो, वो वापस आके क्या आपका मतलब 200 रुपए किलो ही बेचेगा? चलिए जायज प्रॉफिट। अब वो मार्केट का कमेटी का जो रेट निकलता है वो निकलता है 180 रुपए, छापे पड़ते हैं 180 रुपए के लिए। वो इसका हल देखे ना, मैं आप इसके लिए ब्रेन बैठना पड़ेगा, मीडिया बैठना पड़ेगा, मार्केट कमेटी बैठनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर बैठने पड़ेंगे एक प्लेटफॉर्म पे। इसका हल क्या, हल कैसे निकाला जाए? एक कह देना कि जी मार्केट कमेटी में एसी साहब जाके बैठ गए हैं मार्केट कमेटी में, और सुबह रेट पता चला जी 180 रुपए प्याज का रेट है, लेकिन दुकान पे जाके देखें वो 250 रुपए 300 रुपए मिल रहे हैं। वो कौन चेक करेगा? कौन सा बंदा? अच्छा रेट भी अपनी मर्जी के हैं। एक दुकान लिखा हुआ है 280 रुपए, दूसरी दुकान में लिखा हुआ है 300 रुपए। 300 रुपए वाले ज्यादा ले रहे हैं वहां पे जाके, क्यों? यार इसकी रेट की क्वालिटी थोड़ी बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ ये इस पे बहस ही नहीं है। वो कहते हैं कि यार इतना टाइम ही नहीं है इन चीजों में पड़े। लेकिन ये गवर्नमेंट के काम होते हैं कि आप लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। आपका बंदा दिन का 1000 रुपया कमाता है मजदूर, और गवर्नमेंट का मिनिमम वेज कितना है? 1500 रुपया। कभी किसी ने ये सोचा कि मजदूर को 1000 मिल रहा है, 1400 क्यों नहीं मिल रहा? कोई चेक करने वाला है? अब 1400 पर डे भी निकाल लें, उसके बच्चे, उसकी फीस किससे पूरी करेगा? बड़ी बड़ी कंपनीज क्या हाल ये है कि वो अपने जो एम्प्लॉइज उनको सैलरी, मेरा ख्याल जो मजदूर की मंथली उससे भी देखें, मजदूर की सैलरी अगर आप 1400-1500 के हिसाब से पर डे कैलकुलेट करें तो महीने में कितनी सैलरी बनती है? 45। किसी पढ़े लिखे एमएससी पास बच्चे से उसकी सैलरी पूछे, पता चलेगा 25,000 रुपए। उस्ताद, टीचर्स एमएमएससी करके, बीएससी करके वो जब टीचिंग में है, पता कितनी सैलरी मिलती है? 12,000, 10,000। कोई पूछने वाला है चेक सिस्टम कि भाई ये मिनिमम वेज से कम क्यों? और ये तो पढ़ा लिखा बंदा है, और एक मजदूर आदमी उससे ज्यादा कमा रहा है। मैं एक रेडी वाले की इनकम का अगर हिसाब लगाएं और किसी एमफिल किए हुए बंदे की इनकम का हिसाब लगाएं, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए एक वक्त था हमारे दौर में एमबीए लोग करते थे, पता चलता था जी एमबीए की मिनिमम सैलरी 1.5 लाख, लोग धड़ाधड़ एमबीए। अब जब एमबीए इतने ज्यादा हो गए, पता चला जॉब ही नहीं है। अब मेडिकल स्टोरों पे मेडिकल दवाइयां दे रहे हैं एमबीए वाले, और उनकी सैलरी कितनी है? 40,000, 32,000, 35। बस मैं बल्कि ये कहता हूँ कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है तो बजाय इसके कि आप डिग्री पे डिग्री हासिल करें, आपको स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाए, स्किल्स को सीखें। ऐसा उसकी है। देखिए आप किसी कार मैकेनिक के पास चले जाए, वो एक ये डॉक्टर से ज्यादा कमा है, क्योंकि उसके पास हुनर है। आप सऊदीया चले जाएं, यूएई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, उधर भी वर्कशॉप का जो मैकेनिक है ना, वो एक पीएचडी डिग्री से ज्यादा कमा है। अच्छा यही बात है, अगर हमारे यहाँ के लोग हैं ना सर, ये बाहर भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी बड़ा जलील होते हैं। उसकी वजह ये कि इनके पास स्किल नहीं होती ना, डिग्री की कोई वर्थ नहीं है। देखिए ना, आप यहाँ से डिग्री लेके जाते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, अब जब जाते हैं आगे जॉब ही नहीं है, तो आपको होटलों में जॉब करनी है, आपको गाड़ियों की जॉब करनी है, ड्राइविंग की जॉब करनी है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स बेचारे उधर जब जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती, तो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, होटलों में सफाई कर रहे होते हैं। जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, यकीन करें आप कभी भी विजिट कर लें, सिर्फ तनख्वाही ले रही हैं। और मैं कहता हूँ अगर कोई भी काम सिखाने के मतलब कुछ उनको खुद भी नहीं आता, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे?
सबको सनदें मिल रही हैं, सबको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, लेकिन काम सनद किसी चीज की गारंटी नहीं है ना जब तक प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल करवा देखिए आप, मैं कहता हूँ कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, आप कहते हैं जी मैंने एमएससी आईसीएस कंप्यूटर में की है। अब जब एमएससी करके आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं, वो आपको 4 बेसिक सवाल करते हैं और आपको उसका जवाब नहीं आता, क्या वो जॉब देगा आपको? जॉब नहीं देगा। मुझे एक केस याद है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, एक बच्ची वो हाई कोर्ट में चली जाती है कि जी मैंने मैथ्स कॉम में मैंने मास्टर्स किया है और एक इदारे में जॉब्स निकली, मैंने उसमें अप्लाई किया और जब जॉब अप्लाई करने के बाद जॉब की फाइनल हुई तो पता चला कि वो डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी जॉब उसको ऑफर कर। उसने हाई कोर्ट में सिर्फ केस ये किया कि जिस इदारे के अंदर मैं गई वो भी उसका अपना इदारा था, तो क्या अपने लोगों को जॉब नहीं देनी चाहिए? इसका मतलब कि आप पढ़ा ही नहीं रहे बच्चों को। कितना बड़ा सवाल है आपके ऊपर कि आप टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं और जब आपको पता चलता है कि जी आप जब बाहर जाते हैं, गाड़ी का मैकेनिक ही बना दिया आपने, वो जब जाता है वो कहता है डेंट निकाल दो, वो डेंट ना निकालना है वो क्या करेगा? टेक्निकल मतलब कि जो चीज आप कर रहे हैं उसके मुताबिक आप एग्जैक्ट परफॉर्म करें। जहाँ टेक्निकल नॉलेज का था फायदा ना आपका। मैं यहाँ पे डिग्री दे रहा हूँ जनाब किसी टेक्निकल शोबे के अंदर और वो जब जॉब पे जाके बैठता है तो होते कुछ। तो बल्कि मैं उनसे ना मैंने एक टेक्निकल कॉलेज के ऊपर ना मैंने रिपोर्ट बनाई थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मैंने देखा कंप्यूटर से लेके जो भी काम सीखने हार्डवेयर का जाता है ना, उसको वहाँ पे सिर्फ मिलती है, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है और उसको एडवाइस करते हैं कि फलां शॉप पे जाके काम सीख लो, फलां जगह पे। अच्छा आप नहीं सीधा, मेरा तजर्बा ये कहता है कि आप किसी भी इस तरह के इदारे में चले जाना, अगर वो कंप्यूटर की तरबियत दे रहे हैं तो उसका कंप्यूटर खराब हो। अभी वैसे ही है वो एसी रेफ्रिजरेशन का वो ना, मैं डिपार्टमेंट में गया तो उसके मैंने पता किया तो उसके जो इंचार्ज थे ना वो कई अरसे से आए ही नहीं है, मतलब वहाँ पे उन्होंने आने की तो तौफीक ही नहीं दी। तो वहाँ पे जब उनकी मैंने रेशो चेक की, उनके A+ मार्क्स उसके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको उन्होंने पास करना जरूरी है कि यार ये मैंने जिस बच्चे को पूछा उसने कहा जी मुझे, उन्होंने कहा जी मुझे फ्लाश शॉप पे काम सीखना है, वो फ्लाश शॉप में, फिर इसको बनाने की जरूरत ही क्या है? शॉप पे काम एग्जाम्पलों से हमारी जिंदगी भरी पड़ी। एक एडवाइजर टू सीएम थी, मुझे उन्होंने इनवाइट किया है कि जी मैंने कोर्स प्लान बनाया है तो आपने उसमें आके लेक्चर दे। मैंने कहा मैडम मेरा तो तलब नहीं है इसके साथ। कहती नहीं नहीं आप प्लीज आइए। मैं गया वहाँ पे सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सारे DPI कॉलेज के डायरेक्टर और बहुत सारे डिविजन्स के जितने भी ओहदेदारान थे एजुकेशन के वो वहाँ मौजूद थे, उनके सीएम के एडवाइजर एजुकेशन पे थे वो। तो जब वो लेक्चर स्टार्ट किए सेक्रेटरी ने सामने तारीखों के फुल बांधे तारीखों। अच्छा मैं बड़ा शर्मिंदा सा हो रहा हूँ कि क्या करते कर। तो जब आखिरी मेरी बारी आई तो मुझे कहती कि अब आपने भी बोलना है। मैंने कहा मैडम आप मुझे ना ही बुलवाएं तो तो बेहतर यही है। कहती नहीं नहीं प्लीज। मैंने कहा फिर मेरे 2-3 सवाल हैं तो मैं पूछूंगा। मैंने कहती इजाजत। मैं माइक स्टेज पे आया तो मैंने आगे सबसे पहले कहा कि मेरा सवाल सेक्रेटरी एजुकेशन से है कि मैडम ने ये जो ईयरली प्लानर बनाया है और आप सब कह रहे हैं कि ये तो बड़ा कमाल काम हो और इस ईयरली प्लानर के ऊपर तो बड़ी सख्त ग्रोथ है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये गारंटी करेंगे कि ये जो ईयरली प्लानर बना है लाहौर शहर में जो लेक्चर आज होगा वो भावलपुर के एक गाँव के अंदर भी वही लेक्चर होगा? सवाल सुनने के बाद 2 मिनट खामोश रहे और उन्होंने कहा शायद पॉसिबल नहीं हो। मैंने कहा मैडम मेरी स्पीच यही खत्म। आपने ये जो इतने लोगों का हमला यहाँ बुलाया है, गाड़ियाँ, टिकट, DA, उनके रिहाइश सारा जाया चला। आप मुझे बताइए एक प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है एक गांव के स्कूल में, वो 4-5 क्लासों को वो ही पढ़ा रहा है। अच्छा वो एक वक्त में जो आपने ईयरली प्लानर अगर वो बना रहा है तो बाकी क्लासों को कौन पढ़ाएगा? तो आपका ये तो प्लान ही खत्म हो गया। अच्छा बाकी स्कूलों में चले जाए 2-2, 3-3 टीचरों के अलावा कहीं टीचर ही नहीं है, तो आपका तो ईयरली प्लानर यहीं से फेल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर मैंने देखा है कि जो इसका मिनिस्टर बनाते हैं ना वो बेचारा खुद भी बड़ी मुश्किल से BA पास होता है। देखिए पता नहीं अच्छे लोग देखिए अच्छे लोग भी हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए। अब राना साहब है इस वक्त माशाल्लाह, हायर एजुकेशन है उनकी, सारा कुछ है, काम तो करते हैं, लेकिन जो नीचे वाला अमला है ना वो के लिए वो काम करने को तैयार ही नहीं होता। मैं एक यूरोप के कंट्री में गया तो मैं जब सुबह उठता था 8 बजे तो वहाँ पे जो खातून थी 5 स्टार होटल की, वो
मेटल के जो आपने देखा होगा ना, हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरते तो वो मेटल के थे, कॉपर के, तो वो कॉपर को चमका रही है, हालांकि चमके हुए कॉपर, लेकिन उसकी ड्यूटी थी। अच्छा, मैं रात को शाम को 5-6 बजे आना, तो वही औरत वो काम अपना उसी सीढ़ी पे लगती। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब अफसर आ रहा होता है तो काम स्टार्ट होता ना उसी टाइम है, जैसे ही अफसर निकलता है काम खत्म। स्वीपर को देख लीजिए, जैसे ही अफसर आ रहा है वो शो करेगा, दुनिया का सारा काम वही करता है। जैसे ही अफसर सीट पे जाके बैठ जाएगा, काम खत्म, चाहे पानी बाहर के काम स्टार्ट। हमारे यहाँ तो कभी कोई अपना बंदा अपना काम करता ही नहीं है। एक मैं इसी वाक्य से क्लास जिक्र करूंगा, ये ना मतलब पंजाब का डेली में गया, तो जब मरीम नवाज साहब ने क्लास में ना 2-3 दफा छापा मारा तो बड़ा सख्ती की। अब उन्होंने क्या किया है कि पहले जो पब्लिक अंदर आके मतलब कम से कम गर्मी से बच के अंदर खड़ी होती थी, अब वो क्या कहते थे कि रश ना लगे क्योंकि सीएम साहब ने कैमरे लगा दिए। अब उन्होंने 8-10 बदमाश किस्म के लड़के खड़े कर दिए जो कि बाकायदा फीमेल्स को भी धक्के देके बैठ कर रहे हैं कि जी आपने अंदर नहीं आना है, बाहर खड़े रहें और हॉस्पिटल के दूर में नहीं, जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप बुला लीजिए। तो बात ये है कि हम अगर निजाम को बाकी अपनी लेकिन बात अगर आप इंसान को खुश करेंगे ना तो फिर ये काम नहीं चलता। हमने तो अल्लाह को खुश करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब अल्लाह को खुश करना ना तो फिर आपके लिए ये प्रोटोकॉल, ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल है। बड़े बड़े लोगों की एग्जांपल्स उठा के देख लीजिए कि जिन्होंने कुछ करके गए हैं तो आज दुनिया में उनका नाम है। मैं तो अक्सर ये सवाल लोगों से करता हूँ कि बड़े बड़े लीडर्स गए, कभी किसी ने फातिहा भी की उनके दौर में जाकर? कोई भी नहीं जाता। आज दाता साहब चले जाएं, आज बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारों पे चले जाएं, हजारों लोग आपको वहाँ पे दुआ करते और उनकी इबादत करते नजर आएंगे। जिन्होंने कुछ टर्म किया है। तो अब अपनी उनकी लाइफ उठा के देख ले तो उनकी लाइफ में क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन आज अल्लाह के नेक बंदों में इतने शुमार हैं कि दुनिया उनके लिए दुआएं कर रही है, इबादत कर रही है। पर जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे उनके मज़ारों पे कुत्ते पेशाब करते हैं और कोई फैमिली का बंदा फातिहा करने वाला नहीं। कोई ऐसा वाक़या आपकी जिंदगी में जो आपको आज तक याद हो, जिसको याद करके बड़ा लगता है कि इतना कुछ हो जाता है? बहुत सारे वाक़या। कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो सुनाना चाहते बहुत सारे वाक़यात हैं जी जिनमें इंसान सोचता है कि आई एम द लकीएस्ट वन। बहुत सारी बातों में खुशी भी महसूस होती है। मुझे एक बात बड़ी हंसी आती है समटाइम कि मैं छोटा सा स्टूडेंट ही था, तो मैं जब बाहर गया तो मैंने अपने वेस्टकट अचकन पहन ली और साथ वाइट शलवार और नीचे कुर्ता। यकीन कीजिए जितने VIPs उनके आए हुए थे ना, वो मेरे पास आके मुझे कहते थे कि आपके साथ एक फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, कि जिस तरह लोग आगे मेरे साथ करते हैं। और कुछ अरसे बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता चलती हैं कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, लोग आपको क्यों आपके पीछे भागते हैं, कि पीछे अल्लाह ताला आपके पीछे तो दुआएं होंगी, माँ बाप की, उस्तादों की। और मेरी हिस्ट्री में आज तक शायद ही कोई ऐसा लम्हा है कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ बाप, मेरे उस्तादों की बहुत सारी बात है। और मैं अपनी जनरेशन को भी यही कहूँगा कि अगर आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे ना तो दुनिया की हर चीज़ आपके पाँव के नीचे। और अगर माँ बाप की बदुआ ले ली आपने तो आप अरब रुपया भी कमा लेंगे ना, एट द एंड रोएंगे ना कि कोई मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं। अरब लोग, मैं आज एक जगह गया, वो डोनेशन थी उसकी जगह की, तो देख के हैरान रह गया कि वहाँ पे हॉन्टेड हाउस बना। लोगों के तो घर जो होते हैं वो तो देखने वाले तल्लक होते हैं ना, शायद अपने ज़माने में वो किसी ज़माने में बहुत बड़ा घर हो, लेकिन जब उसके अंदर मकीन ही नहीं है, लोग ही नहीं है, लोगों के साथ ही अच्छा काम किया होगा तो लोग आपके साथ। अच्छा सर, बात ये है कि आप जिस तरह से मसाइल तो ऐसे हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं देते। अगर आप चाहिए इस पर 10 प्रोग्राम भी कर लें तो पाकिस्तान में मसाइल अगर हमने पैदा खुद किए हुए हैं, तो इसमें लास्ट में कोई पैगाम भी दे दें, वाक़या तो अपने बड़ा। तो आप वैसे क्या समझते हैं कि कितना अच्छा लगेगा हमारी इस कौम को बदलने में, हमारे इस अवाम को समझने में कि हमारी बेसिक राइट्स हमने करना क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है? देखिए, एजुकेशन का होना बड़ा जरूरी है। एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन जो है, मैं सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, एजुकेशन जिस मतलब आपके पढ़े लिखे नौजवान को भी ये नहीं पता कि उसका मुस्तकबिल क्या है, उसने करना क्या है, वो पढ़ाई किस चीज़ के लिए कर रहा है। आप किसी भी बच्चे से पूछें, वो डिग्रियां तो हासिल कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता उसने मुस्तकबिल में जाके करना क्या है। तरबियत की भी एक कमी है ना। हाँ ये देखिए ना, डिग्री लेना और चीज़ है, एक उस्ताद का और एक पेरेंट्स का तरबियत का अमल में डालना और चीज़ है। बैठना कैसे है, उठना कैसे है,
इज्जत कैसे देनी है, तो गेस्ट आ गया आपने किस तरह बिहेव करना है। आजकल की जनरेशन में ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक। देखिए आपके घर मेहमान आ जाते हैं, माँ उठती है, बाप उठता है, बच्चे अपने कमरे से बाहर नहीं आते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे दौर में हमें यहाँ तक होता था कि बेटा जब तक गेस्ट घर से नहीं जाएगा आपने हमारे साथ बैठना है बिल्कुल ऐसे। और खिदमत करनी है उनकी। माँ बाप बातें करते थे, हम चीजें उठा उठा के टेबल पे रखते थे कि जी माँ बाप को किचन नहीं, में आप बिल्कुल आपकी बात सही कि बचपन में हमें भी वालिदैन बिठाते थे, शाम को बकायदा क्लास होती थी कि तुमने ये गलती की, क्यों नहीं सही किया, इस तरह करना है, बुजुर्ग आएंगे तो आपने खड़े हो जाना है। Exactly, सारी ये चीजें बताई तरबियत थी जाती ना। देखिए मैं आपको कहता हूँ, हम लोग हमारी वालदा के साथ जब किसी के घर जाते थे, यकीन कीजिए हम सिर्फ आंख का इशारा समझते थे बिल्कुल ऐसे ही कि हमने अगर उठ के किसी चीज को हाथ लगाया ना, अगर वालदा की तरफ देखना तो ऐसे करके देखना, ऐसे। और हमने चुप करके आराम से आगे बैठ जाए, ऐसे। क्योंकि हमें पता था घर जाके एक तो हमें घंटी भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, और दूसरा फिर आइंदा से वो कहेंगे तुम्हें लेके नहीं जाना। बिल्कुल ऐसे। डर खौफ आज की जनरेशन के अंदर ये कुछ भी नहीं। आज की जनरेशन में माँ बाप अपने बच्चों को जब साथ बैठाते हैं, वो गेस्ट बैठे हैं, अजीज बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, कौन बैठा है वो बच्चे को नहीं पता। बच्चा आगे माँ को थप्पड़ मारता है, बाप को थप्पड़ मारता है, बच्चे माँ बाप आगे से कह रहे होते बेटा एक और लगाओ इधर, एक और इधर करो। ये तरबियत का आलम है हमारे। तरबियत वो होती है जो बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है। आपको अगर याद हो आपके बचपन में, तो आपके वालिदैन जब आपको किसी टीचर के पास ट्यूशन पे डालते थे तो क्या कहते थे, पढ़ाना ਤੁਹਾਡਾ काम, ਇਹਨੂੰ कुट्टो, मारो, जो मर्जी करो, हड्डियां तोड़ दो, सानू इधर कर दो। आजकल किसी बच्चे को आप गलती से नहीं, सिर्फ इस वजह से थप्पड़ मारते कि उसने बड़ी सवेर गलती की, सुबह उठते ही सबसे पहले वालिदैन कॉलेज में जाएंगे, स्कूल जाएंगे, और जब तक उस टीचर को निकलवा नहीं देते वो दम से नहीं बैठते। तो बात बिल्कुल एक्यूरेट है आपकी। ये जो प्राइवेट स्कूल्स है खासतौर पर, वहाँ पर तो मारना तो दूर की बात, टीचर थोड़ा सा रूडली बोले तो वो बच्चा नाराज हो जाते हैं। प्रिंसिपल कहती है कि आप फारिग हैं, फारिग हैं, आपने बच्चे को रूड क्यों बोला कि हमारे बच्चे का एडमिशन तक चला और जो जाएगा। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है वहाँ पे मार भी खाई है, और यकीन करेंगे मतलब, लेकिन उस चीज की ना समझ अभी आई है कि काफी चीजें हम बेहतर है हमें आजकल के बच्चों से। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ना बचपन में एक स्कूल से पढ़ा, जब पढ़ा तो हमें उस्ताद अपने साथ अटैच कर लेते थे। जी। आज हमने कुरान का खत्म करवाना है तो तुम जाओ हलवा लेके आओ, तुम हलवा पूरी लेके आओ, तुम ये करके आओ। तो हम क्लास को छोड़ के वो काम करते हुए खुशी महसूस करते थे कि टीचर ने हमें चुना। ठीक है जी। ऐसे ही। अब फिर एक टीचर हमें ऐसा भी मिला फिर वो डंडे मारता रोज, नलैको पढ़ लो, सही है। किसी वक्त से याद करोगे। ऐसे ही। यकीन करें आज वही डंडे वाला याद है, और जिसने हमें काम करवाए ना उसको हम दिल से बुरा समझते थे कि उन्होंने टाइम ज़ाया। हमारे यहाँ ना टीचर अब टीचर ही नहीं है। टीचर कहता है कि मुझे जितने पैसे जिसके मिलते हैं मैंने वो लेक्चर पढ़ाना है और चले जाना। कोई ऐसा लेक्चर नहीं रखते। मैं तो यूनिवर्सिटीज में भी जाके यही कहता हूँ कि खुदारा इन टीचरों के, इस बच्चों के साथ तो ऐसे मैनेज करें कि इनको ये एथिक्स आए, इनको ये सिखाएं कि रूल्स आपने जिंदगी में चलना कैसे है। यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बाहर जब निकलता है उसको ये नहीं पता कि मैंने इंटरव्यू में बैठना कैसे है, मैंने उठना कैसे है, मैंने सवाल का जवाब कैसे देना है। इतने डिपेंडेंट है, इतने डिपेंडेंट है। और हमारे जमाने में बच्चा गलियों में मारे खाता था, घर में आता था क्रिकेट खेलना, ये आज वो बच्चे सबसे ज्यादा टॉपर है, और अच्छी अच्छी पोस्टों पे आप देखें टाट वाले बच्चे बैठे हैं, ना कि एचएसएन वाले बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे। उनको पता था कि उन्होंने मतलब जो सीखा उन्होंने है ना वो नहीं सीख सकते। जॉब में आके कैसे एग्जीक्यूट किया ये उनको पता है, मार नहीं खाई। आजकल का बच्चा कहीं जॉब पे चला जाए वो फिटिंग नहीं हो। मैं लास्ट टाइम एक इंटरव्यू जब हमने रखे, कुछ हमें लोगों की जरूरत थी, तो तकरीबन मेरे ख्याल उसमें मेरे पास 30-40 सीवीज आई हैं, उसमें से 3 बंदे ऐसे मुझे मिले जो कि काम वाले थे। बाकी जितने लोग थे उनको ये नहीं पता था उन्होंने करना क्या है। मैंने उनसे पूछा कि आप मीडिया में आए हैं तो क्या करना चाह रहे हैं? सर जो बताएंगे आप। मैं कहा मैं आपको क्यों बताऊंगा, आप बताएंगे कि आप मेरे पास क्या करें। ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया इस वक्त, जो आपने पॉइंट आउट किया ना कि लोगों को अपने फ्यूचर के मुताबिक पता ही नहीं। अच्छा आप किसी यूनिवर्सिटी चले जाएं, आप मेरे इस प्रोग्राम के बाद, और जाके बच्चों से ये पूछें कि बच्चे तुमने फ्यूचर में क्या बनना, नहीं पता, तो कहीं पता क्या जवाब आएंगे। मैं आपको जवाब दे देता हूँ अगर उससे हट के आए कि जो मेरे मामा पापा चाहते हैं,
मैं अपने माँ को खुश करना चाहता हूँ, मैं अपने बाप को खुश करना चाहता हूँ, जो उनकी ख्वाहिश है वो करना चाहता हूँ। अपनी दिल पार ही नहीं है कि मैंने बड़े होके क्या बनना है। एक स्कूल के अंदर बच्चे का इंटरव्यू हुआ, उसने क्या, बच्चे हम आपको, आपने इंटरव्यू दिया तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो जवाब पता क्या था, एक नर्सरी क्लास के बच्चे कहते आई वांट बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा क्यों? लेकिन जब वो अनाउंस करते हैं ना कि अब आप पर लाजम है खड़े हो जाए, सदर मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, तो ये फिक्रा मेरे दिल में बैठा और मैंने वही बनना। यकीन कीजिए उसको दाखिला नहीं मिला कि ये ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, और उन लोगों के दाखिले हो गए जिनको कुछ पता नहीं कि माँ बाप पे करने वाले। चार्ज जो है ना वो हमारे यहाँ है कि जो मतलब एक ही वो तर्ज के लोग उनको चाहिए। देखिए एजुकेशन सिस्टम, मैं कोरिया गया 98, तो मेरा एक लिस्ट आई कि जी आपने एक रात स्टे करना है किसी लिस्ट के मुताबिक। तो जब मेरे पास लिस्ट पहुंची तो सब टिक हुए थे, यानी 147 कंट्रीज मौजूद थी, और मेरे तक आते आते वो सारी की सारी लिस्ट में अप्रूव थी। और जब मैंने आखिर में देखा तो एक टीचर था और एक शायद कोई बिजनेस ऑनर था। तो मैंने कहा यार मैं टीचर को ऑफ कर देता, मैंने टीचर को टिक कर दिया। जब वो टीचर को टिक किया, वो टीचर मुझे लेने आ गए शाम 7 बजे के लिए, चलिए मेरे घर चले, अपना सामान पकड़ा, मैं उसके घर चला गया। जब उसके घर गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ऑनर की, मुझे सारा अपना तारुफ कराया, ये मेरी मिसेज, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करते हो ऑन द डे? उसने क्या, आई एम अ टीचर, आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह उठता हूँ फजर के वक्त और नाश्ता करते हैं, और उसके बाद बस आती है, बस में बैठते हैं। उनके स्कूल हमारी तरह नहीं गली मोहल्लों में, उनके स्कूल प्रॉपर बने हुए स्कूल, और वो बसें लेके जाती हैं उनको शहरों से बाहर। वो कहता है चले जाते हैं, फिर वहाँ पे सारा दिन स्पेंड करते हैं, और रात को आफ्टर सनसेट हम घर आते हैं। मैंने कहा सारा दिन स्कूल में करते क्यों आप? कहते जी हम सुबह बच्चे को जब आते हैं उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, 12-1 बजे तक जो उनका टाइम होता है वो उसको पढ़ाते हैं। मैंने कहा उसके बाद लंच होता है स्कूल के अंदर। देखा आफ्टर लंच उन्होंने लाइब्रेरी कंसल्ट कर, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो लाइब्रेरी में नहीं जाता, तो लाइब्रेरी कंसल्ट करते हैं। फिर उसके बाद इनकी टाइम हो जाता है स्पोर्ट्स हर बच्चे ने खेलनी है, दिल से नहीं, हर इंडोर या आउटडोर पार्टिसिपेट लास्ट में करना है। 2 घंटे के बाद मैंने कहा, फिर कहते हैं कि वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, टीचर से कंसल्टेशन थोड़ी बहुत करते हैं, बैग अलमारी में रखते हैं और घर चले जाते हैं। अच्छा, इस सिस्टम से मैं इतना मुतासिर हुआ, फिर मैंने कहा, फिर कहता जी 5 साल बाद 5 साल के बच्चे को हम ये रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें जो सिस्टम दिया हुआ है तो सिस्टम के तहत इसने इंजीनियर बनना है, इसने डॉक्टर बनना है, इसने लॉयर बनना है, इसने टेक्निकल बनना है, इसने इंजीनियर बनना है, इसने कंस्ट्रक्शन में जाना है। एक एक बच्चे का हम डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि हम उनके प्रैक्टिकल्स करते करते 5 साल तक हम उसको इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमें वो टूल्स दिए हैं। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान वापस आया, मैंने अपने बड़े बड़े एजुकेशन में काम किया, मैंने सबसे सवाल किया कि ऐसा सिस्टम हम क्यों नहीं ला सकते? कहते जी हमारे यहाँ, मैंने कहा जी कोई मुझे ऐसा एक स्कूल बताए तो जो सुबह से शाम तक 5 बजे तक चले। हमारे यहाँ तो कॉलेज 2 बजे बंद हो जाते हैं, और कॉलेजों में टीचर भाग जाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, पीरियड भी हो, प्रॉब्लम भी ये पढ़ते ही नहीं है। एक और चीज है ना, स्कूल है तो उन्होंने 2 बजे तक तो वैसे फीस लेनी है, उसके बाद उन्होंने एकेडमी का स्टार्ट कर देना है, वही तरफ आने लगा एकेडमी। अब जो सिस्टम मैंने आपको बताया, क्या एकेडमी की जरूरत है? देखिए वो बच्चे अपनी किताबें अलमारी में रख के जाते हैं, यहाँ पे घर वापस। अच्छा, इस सिस्टम के ऊपर मैंने मिनिस्टर से भी डिस्कस किया, मैंने एजुकेशन बड़े एजुकेशन से डिस्कस किया कि मुझे कोई एक स्कूल ऐसा हैंड ओवर कर दे कि मैं इस तर्ज पे बनाऊं, मैं उस सिस्टम को पाकिस्तान में लाऊं कि जो आज वालिद सुबह उठ के 7 बजे अपने बच्चियों को, बेटों को गाड़ी में बिठाता है, सबसे पहले कॉलेज में छोड़ता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको ट्रैफिक में लगता है, फिर उसके बाद उसकी कंसल्टेशन में जॉब होती है, वो जाता है जॉब पे, वहां से पल्लू मार के कोशिश करता है बच्चों को मैं घर छोड़ के आता हूँ, वो खाना भी खाता है, फिर वापस आता है, जिसको ट्यूशन टाइम हो जाता है, 4 बजे उसने ट्यूशन टाइम छोड़ने जाना है, फिर उसने दफ्तर जाके हाजिरी लगा के फिर वापस निकलना है, शाम से 8 बजे उसने बच्चे को वापस ट्यूशन से लेके आना है, और माँ बाप की टेंशन फिर क्या स्टार्ट हो जाती है कि होमवर्क करोगे, माँ और बाप सुबह से लेके टेंशन और होमवर्क। मैंने कहा अगर इस सिस्टम को हम राइज कर लें अपने मुल्क में,
तो ना किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत है, ना इंजीनियर, सिस्टम बताएगा इसने क्या बनना है, नंबर 1। और बच्चा ट्यूशन फ्री, सबसे बड़ी बात, माँ बाप की टेंशन फ्री। मैं कहता हूँ माँ बाप दुआएं देंगे ऐसे स्कूल सिस्टम को कि जिसमें सुबह एक दफा भेजना है और रात को 8 बजे बच्चे वही को बात है ना कि बच्चे की वैसे भी बच्चे को कैद के अंदर रख लेते हैं कि इधर से आता है वो बच्चा परेशान है, ट्यूशन का काम सीख नहीं, एक ही काम, 100% मार्क्स, टॉपर बनना है तुमने मेडिकल कॉलेज में जाना है तो 97% मार्क्स मिले। अच्छा, बच्चे को ना स्पोर्ट्स का पता है ना किसी और चीज का पता है, बच्चा एक ऐसे स्कूल में दाखिल है जो कि आधे कनाल का कैंपस है, 10 मरले का कैंपस। अच्छा, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कभी उनकी प्रेमिसेस में जाके देखें, आज भी मैं हैरान हूँ, कनालों में बने हुए हैं, एकड़ों में बने हुए हैं, ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड लहदा, स्पोर्ट्स ग्राउंड लहदा, बट वहां पर सिस्टम नहीं है। किसी सेक्टरी एजुकेशन, किसी मिनिस्टर से ये पूछे कि बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो कहेगा जी इस्लाम स्कूल सिस्टम में पढ़ता है। कभी किसी सेक्टरी एजुकेशन से, क्या किसी भी एजुकेशन के हेड मास्टर से भी पूछ लेंगे तुम्हारा बच्चा, वो कहेगा मैंने नहीं पढ़ाना भाई, मेरे प्राइवेट स्कूल में फलां पढ़ रहा है, फलां पढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट स्कूल का सेक्टरी एजुकेशन का बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो तो सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा। सर सेक्टरी एजुकेशन दूरी पर वहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उनके अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे। मैं यही कह रहा हूँ, सेक्टरी एजुकेशन का बच्चा पढ़ेगा, मिनिस्टर एजुकेशन का पढ़ेगा, तो बाकी स्कूल के एजुकेशन के लोग क्यों नहीं पढ़ाएंगे? एक मिनिस्टर का बच्चा यहाँ पढ़ सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं? अच्छा, जब मिनिस्टर का बच्चा पढ़ेगा तो फैसिलिटीज भी मिलेंगी, तमाम टीचर्स भी प्रॉपर अपॉइंट होंगे। अच्छा, इतना अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं बना सकते, सिस्टम नहीं बना। सिस्टम तो वो होता है कि मैं हूं ना हूं, काम चले। प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, जीएम, डायरेक्टर ना हो, जीएम नहीं है तो क्या काम रुक जाता है? नो, उसकी पावर आगे डायरेक्टर को मिल जाती है, डायरेक्टर नहीं है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मिल जाती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, मैं इंचार्ज हूं, मेरे पास पावर आ जाती है। हम ना सिस्टम बनाने की बजाय ना सिर्फ आधी चीजों पे तवज्जो देते हैं। जिस तरह अभी अनाउंसमेंट सुनते रहते हैं, कभी अभी कह रहे हैं जी जो है स्कूल, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे उनको दूध पिलाया जाएगा बच्चों का, वही बेवकूफ वाला। 2 स्कूलों को दिखा भी दिया तो 95 स्कूलों का जो दूध है वो कहाँ जाता है, कोई वो तो चेक कर ले। वहाँ पे जी बच्चों को जूते देके, भाई ये चीजें तो होंगी लेकिन कम से कम एजुकेशन सिस्टम ही बेहतर कर। देखिए, आप यूटिलिटी स्टोर होते हैं, अगर आपको याद है यूटिलिटी स्टोर का माल हमेशा स्टोर पे बिकता है। अच्छा, जो सामान दे रहे हैं उन्होंने कभी आईडी कार्ड का चेक लगाया, कभी कुछ। सिस्टम ऐसे नहीं बनते हैं, सिस्टम के लिए चेक सिस्टम रखना पड़ता है कि आपका आटा अगर एक दफा बिक गया किसी दुकान पे और आपको पता चल गया तो आपको पूरे सिस्टम को रिवाइव करने की जरूरत है। सर, और चीनी का रेट, जब से चीनी में रेट्स कम किए गवर्नमेंट ने, दुकान वालों ने क्या किया, दुकान वालों ने छुपा ली है। आप जाएंगे वो कहेंगे चीनी नहीं है, जब आप कहेंगे ना कि यार, मेरा तो सवाल इस पे बनता है, इतने मेगा स्टोर हैं बड़े बड़े, अच्छा उन्होंने ना, आपको अगर देखो डीसीओ काउंटर लिखा, हाँ लेना से लिखा डीसीओ काउंटर, तो फिर डीसीओ ने जाके चेक किया कि ये मेरे नाम का काउंटर और उसके अंदर मेयार क्या दे रहे हैं। अच्छा, वो जो फल सब्जियां दालें रखी है ना, खुदा के लिए कभी उसकी मैं पिक्चर बना के अगर मीडिया पे लोड कर दूं ना, कि गला सड़ा हुआ जो चीज अंदर से सफाई करके निकलती है ना, वो डीसीओ के नाम पे। बिल्कुल ये हकीकत है। बात ये है कि इस सिस्टम को अगर आपने मेरे नाम से, कोई शराब के नाम से कोई सिस्टम चलाना चाहे और मुझे पता चले ये लेवल है, मैं तो जान ले लूँ उसको कि गवर्नमेंट लेवल पे आपके नाम का ये हाल कर रहे हैं कि जो टमाटर है वो फिसे हुए हैं और वो डीसीओ के नाम पे बिक रहे हैं और उसका रेट भी डीसीओ के नाम पे चल रहा है। तो भी डीसीओ ने नहीं चेक किया, किसी इदारे ने नहीं चेक किया दाल का रेट क्या है, चीनी का रेट क्या है, जो मेरे नाम पे बिक रही है। स्टोर तो बेच रहा है, वो तो बेच ही रहा है। सर, एक और मैं बड़ी मजे की चीज है जिस तरह इन्होंने पीरा फोर्स बनाई ना कि ये जो इसका काम ही सिर्फ ये है कि इसने इस तरह की चीजें चेक करनी है या मतलब जो जाली चीजें बन रही हैं। तो मैं इस हैरान हो रहा था सोच के कि यार ये कितने बेवकूफ बनाते हैं हमको कि आप यहाँ से शालमी चले जाएं, अब किसी स्टोर पे चले जाएं, आपको हर ब्रांड की ना 3 किस्म की चीजें पड़ी मिलेंगी। सबको पता है। अच्छा, जहाँ बन रही है वो भी पता है। तो फिर ये बेवकूफ किनको बना रहे हैं? चंद एक छोटी छोटी शॉप्स को बंद कर देंगे, उसको जुर्माना कर देंगे। सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, दुनिया को तासुर देने के लिए, एक तंदूर में चले गए रोटी के तंदूर के ऊपर और उसको पकड़ लिया, उसको फाइन कर दिया, आज 20 बंदे। और भाई तंदूर कितने हैं, चलो ये डाटा ले लें आप कि आपको पता चले कि आपका चेक सिस्टम क्या है।
अगर 1000 बंदा आपकी लिस्ट में है और आपने 2 बंदे पकड़ के फाइन कर भी दिया, बिल्कुल फायदा ही नहीं है ना उसका क्या फायदा मुझे? मैं कह रहा हूँ कि शालनी के अंदर किसी ने एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट लगाई हुई थी पिछले दिनों फेसबुक पे, एक छोटी सी रेडी फरोश को पकड़ने के लिए एक एसी साहब जब निकलते हैं तो उसकी गाड़ी 4 करोड़ की गाड़ी है और उसके अंदर जो अमला है, जो उसका स्क्वाड है, उनका खर्चा सैलरी निकालें तो सिर्फ एक बंदे की वीडियो जारी करते हैं वो कि जनाब आज को पकड़ के फाइन कर सुधारा। ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम को ठीक करें। सिस्टम जो पीछे लेके बैठे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं आलू, जो स्टोर कर रहे हैं टमाटर, जो चीजें कर रहे हैं, उनको तो आप पकड़ लेंगे। यहाँ से अगर स्टोर्स की बात कीजिए, बंद रोड के साथ स्टोर्स की भरमार है, सब पता है उनको, स्टॉक है, लेकिन कोई उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। क्यों? उनको पता है ये बड़े लोगों की, मैं बता रहा हूँ उनको पकड़ने का मतलब है कि अपने आप को एक्सपोज करें। मैं शालनी में गया तो मैंने उनसे पूछा यार ये शैम्पू, उन्होंने कहा जी इसकी 3 की एग्जाम है, 3 की ज्यादा होगी, उन्होंने कहा ये जो अच्छी है मतलब 3 की वो जो टॉप है, और वो भी 2 नंबर। अच्छा उसने कहा जी मैं कहा इसमें जो उन्होंने कहा ये फर्स्ट कॉपी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये जो कोई यूज होती हैं, ये जो ब्रांडेड शोज, मैं कहा असल तो यहाँ आई थी था इसी तरह सरफ, इसी तरह मतलब जितनी दुनिया की कोई चीज उठा ले ऐसे ही 10 कॉपियां शादी में ही बंद, टॉप ब्रांड। मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ चेक एंड बैलेंस कौन आएगा? मैं कि क्या मतलब आपके पास कुछ है? उसने कहा यार सबको मंथली जाती है, और मैंने कहा यार किसी को पता है, ये उनको पता ही नहीं, वो कहता है ऐसा हो सकता है उनको ना बताओ आप। अच्छा मेरा माशाल्लाह आपने इतनी खूबसूरत फिर वही शालमी की बात की, बिल्डिंग्स बनती हैं 18 मंजिला फूट, 18 मंजिला फूट हो गई, बिल्डिंग बनना शुरू हो, सब कुछ बन गया, बाकी ही नहीं बात कर रहा हूँ ऐसे ही। यानी इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी कहाँ गई जो उसको पूरी प्रोसीजर को मॉनिटर कर रहा था? एलडीए कहाँ गया? हमारे यहाँ जब कोई चीज हैपन हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, तो हर कानून हरकत में आता है। एक गाड़ी गैस से फटती है तो पूरे पाकिस्तान के जो गैस वाले हैं उनकी तो मस्ती आ जाती है, और फिर क्या होता है दिहाड़ी सिस्टम, हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है। अच्छा 2-4 दिन के बाद फिर वही चीजें कर रही होती है, कोई इसको रीचेक करता है कि भाई तुमने ये कानून बनाया, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर गई? मैं इसी तरह ना एक शॉप देखी मैंने लासिंग में, इधर धंधे फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पे ना फ्लैट्स के बिल्कुल नीचे ना बहुत बड़ी ना गैस की शॉप है, और उसके अंदर कुछ सिलेंडर्स पड़े। मैं सोचा मैं कि यार अगर एक सिलेंडर फटे तो ये पूरी बिल्डिंग, मैंने 1 पे कॉल की, मैं कि यार ये क्या? उसने कहा कि आपको कोई मसला है? मैं कहा नहीं। कहते फिर देने मतलब ये 1 पे कॉल किया, इसी से अंदाजा लगा कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जब ये फटेगा फिर उन्होंने कहना जनाब पूरे लाहौर के जब चेक करो, फिर उसके बाद कमबख्ती हर चीज। फिर बात ये है हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं इसीलिए उसके ऊपर चेक बैलेंस कि क्या अगर कोई हादसा है तो उसकी मैयर्स क्या रखी हुई है। अच्छा आबादी भी वही है, सब कुछ वही है, गैस स्टेशन के ऊपर इतनी पाबंदी है कि इसके इधर कुछ नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आबादियों के अंदर आ गई। कोई भी चीज उठा के देख लें हैजर्ड वाली, हम हमेशा हादसे का इंतजार करते हैं जब हादसा हो जाता है, और खुश होते हैं कि हादसा होगा तो दिहाड़ी शुरू हो जाएगी। सही बात है, तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। देखिए मुजरिम और पुलिस कितना तल्लक है उसमें, अगर मुजरिम ही खत्म हो जाए तो निजाम कैसे चलेगा? नहीं ये तो हकीकत है, इसमें तो निजाम कैसे चलेगा? ऐसे ही है। वो इंडिया और पाकिस्तान अपनी आर्मी एक मुआहदा कर लें, हम जंग नहीं करेंगे तो क्या खत्म हो, काम खत्म नहीं होता, काम खत्म होने नहीं देना हमने। हकीकत ये बात है, हकीकत है, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर लड़ाई को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर तो सुलह का नाम लेके मेरी खत्म हो जाएगी। अच्छा सुलह होते होते भी हम कोशिश करते हैं ना हो। मैं एक पुलिस स्टेशन की एग्जांपल देता हूँ। मैं गया बैठा हुआ, एक बंदा आया SHO के पास, उसने कहा सर मैं बंदा मार, मेरी क्यों मार देना? मैं कह जी मैं सिंध तो आया तो मैं मार्केट कम करना गड्डियां दा, उन्हें कहा तू तो बंदा ही नहीं, तेरी तो मुछ नहीं, तेरे अंदर गाली नहीं करनी है। कहता हमारे यहाँ ये गाली समझा जाता है। मैं क्या अच्छा फिर क्या करूँ? मैंने कहा सर जी अदा हल कटो नहीं तो मैं बंदा मार। मैंने कहा अच्छा हम तो कायम रही है इस चीज पे, ठीक है। उन्होंने बंदे मार्केट वाले बुलाए, वही दुकानदार सारे, तो जब आए तो मार्केट कमेटी का सदर दिया। जब सदर आया डेफिनेटली उसने कोशिश की कि मामला सुलह सफाई तक चला जाए। इस पूरे प्रोसीजर में 1 घंटा लग गया। जब घंटे के अंदर SHO को ये पता चला ना कि जी ये मामला तो सुलह सफाई की तरफ जा रहा है, उसने जिस बंदे की कंप्लेंट थी ना उसका हाथ पकड़ा और पीछे डायरेक्ट अपने कमरे में ले गया
भाई हुण तू सुलह की थी ना, हाँ तो फिर तो बुरा जिन्ने पैसे मैं लेने सन वो तू देगा। हाँ सही है। भाई बात ये है कि हम तो अच्छा काम होने ही नहीं देते। ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पर कमी किस चीज की, एजुकेशन। मैं फिर कहूँगा पढ़े लिखे जो SHO आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, तो माल, लेकिन जो हमारे सिस्टम के अंदर चंद ऐसी भीड़ें शामिल हैं जो सिस्टम को ठीक नहीं होने देती, और जो ठीक है उसको रहने नहीं देते, उसको रहने नहीं देते। और अगर वो काम सही कर रहा है तो हमारे उस पूरे सिस्टम में उसके एंटी हो गए, उसको पुलिस लाइन भेज देंगे। अच्छा वो पुलिस लाइन में जाकर खुश हो जाएगा, शुक्र है। आगे भी जब वो बेचारा रजिस्ट ही नहीं करता ना उस चीज इन चीजों में, उसको समझ ही नहीं आती क्या करूंगा। उसको रहने नहीं देते वहाँ पे। ऐसे ही है। इस सिस्टम को आपका मीडिया तो बहुत अच्छी तरह मैं आपको बताता हूँ कि SHOs मतलब किसी भी इलाके का SHO को हर क्राइम का पता होता है कि मेरे इलाके में क्या क्या हो रहा है। अच्छा वो होता है, अगर उसको पता है तो वो रोकता क्यों नहीं है? वो मैंने एक दफा एक ना ऑफ कैमरा किसी से पूछा, मैं कि यार आपको पता होता है कि यहाँ पे तो पता है, मैं कहा आपको पता है यहाँ पे जुए कहाँ पे होता है, ये भी पता है, तो फलां क्राइम आप बंदा कर रहा है, तो मैं कि मतलब रोकते क्यों नहीं करते यार? आप नहीं कहता कि क्राइम खत्म हो गया तो फिर हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। बात वही आगे ना सर, बात ये है कि अगर क्राइम खत्म हो गया तो पुलिस का काम क्या, पुलिस का काम भी खत्म हो गया। ऐसे और मैं दूसरा मैंने उसको पूछा, हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हाँ। वो चीजें मेंटेन रखनी हो। वो दूसरा मैंने उससे पूछा मैं कि यार आप बच्चे की सारी बात ये है कि थाने का खर्चा कितना है, मेरी चीजें का पता नहीं, डेली करना 1.5-2 लाख तक का बड़ा खर्चा है, गड्डियां में तो लेके जाना है करना है, सर किसी खर्चा गवर्नमेंट नहीं देती है, तो गवर्नमेंट तो बस फ्यूल देती है और ये बिजली का बिल दे देती है, और बाकी खर्चे कौन करेगा? रोटियां कौन खिलाता है मुजरिमों को वहां पे जो बैठे होते हैं, और हमें जब सारे रेड करने जाना है, जो भी पल्ले से करना है, हर चीज करता ये, अगर सारी चीजों का खर्चा अगर गवर्नमेंट, इसको नहीं पता, सबको पता, सबको पता है, लेकिन फिर भी इसमें लेकिन अपना रोल फिर वही कहीं ना कहीं तो अदा करना है ना। अब कोई अच्छा IG भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, वो सिस्टम को चेंज करना भी चाहते हैं, बट वो नीचे इतना गड़बड़ हो चुकी होती है कि वो चेंज नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं वो एट द एंड खुद ही चला जाता है। अब इसका मौजूदा IG उसने थानों का थोड़ा हुलिया बदल दिया है, हुलिया बदला, कुछ लोगों को भी बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इतनी कोशिश के बावजूद वो 20% चेंज कर सका है, बाकी 80% वैसे का वैसे। वो जो 20% चेंज किया ना वो भी इसका ऐसा बन जाएगा। हाँ ऑटोमेटिकली लोग तो वही है ना, आप लोगों को तो चेंज देखिए ना, पाकिस्तानी लफ्ज लगा पाकिस्तानी, क्या इसको चेंज कर सकते हैं? दुनिया में कहीं भी चले जाएगा। और सबसे और मेरी बात यह है कि सबसे मुश्किल चीज मैंने ये थानों में देखी है कि आपके साथ कोई वाकया अगर हो गया है या आप मुद्दई हैं या मुलज़म को सपोर्ट मिल जाती है, मुद्दई को कोई सपोर्ट, आपके साथ रियलिटी में कुछ चीज हो गई है, डकैती हो गई, चोरी हो गई, आपको कोई मसला है, कुछ सेट है, आपको अपनी बात वहां पे साबित करने के लिए इतना टाइम लग जाएगा कि आप कहीं याद, मैं कह रहा हूँ जान छुड़ानी मुश्किल है। आप इस बात पे वो बंदा समझता मुजरिम ही मैं हूँ, एट द एंड बंदा ये समझना चाहिए होता है कि शायद ये जुर्म मैंने किया, और मुजरिम आएगा वो बड़ी मतलब देखिए इस कल्चर में जो जुर्म करते हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स होती है, ऐसे कोई नहीं करता। आप पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे ना तो जाहिल नजर आए, पर जो अनपढ़ है ना वो फिर भी कानून का पासदार नजर आए, डरता रहेगा एन हो जाए। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा बंदा कहता है अच्छा देख लूंगा मैं। अब आप आए दिन देखते हैं कोर्ट में केसेस, वकील उनके जज को मार, हाँ क्यों? उन्हें पता है वी आर स्ट्रॉन्ग, हम पावरफुल हैं, हम ये भी कर लेंगे वो भी। एट द एंड फैसला क्या हो रहा है? सुलह। थानों में कोई केस जाते हैं ना तो वो बड़ा एक दफा लगाते हैं 7 तक नहीं जा, दोनों पार्टियां। एक मिसाल, जब लड़ाई होती है ना तो जो पहला वार कर चुका होता है ना वो फायदे में रहता है, क्योंकि बाद में सुलह ही होगी। अगर मुझे एक अच्छी तरह याद है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा आदमी था तो उसने कहा इसको मारो और उसके बाद मैं 7 पिंजा लगा दूंगा, ये भी अंदर हो जाएगा। एट द एंड वो तुमसे माफी मांगेगा कि मेरी जान छुड़वा दो। बात यह कि सिस्टम कानून तो आपको सिखाता है लोगों को रिलीफ देना, लेकिन आप लोगों को तंग करना सिखाते हैं कि इस दफा लगाने से ये कितना फंस जाएगा। लेकिन एक FIR आपने कटवानी है, एक मैंने कटवानी है। अच्छा जो पहले कटवा गया कामयाब हो गया, अच्छा मैंने ही मारा और मैं ही थाने में पहुंच के जाके FIR कटवा दी, बाद में क्या होना वो तो बाद में आपको पकड़ के लाएंगे, लो जी थाने आ जाओ, आपके का एक बड़ा अजीब सा वाकया सुनाते हैं कि हमारे जानने वाले की गाड़ी ना कुछ ही जानने वाले ने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए वो ले गया, करते 1 साल तक उसने गाड़ी वापस नहीं की। वो मेरे पास आई, मैं रेफरेंस से गया, मैंने जाकर थाने में एप्लीकेशन दे दी।
अब वो थाने वालों ने क्या किया कि जी वो जिस हालांकि वो मदई है, उसकी गाड़ी हुई है, अब वो डेली उसको बुला रहे हैं, जिस जो गाड़ी लेके आए उसको वो बुलाते ही नहीं। अच्छा मैंने कहा यार उसकी गाड़ी आप भी पेपर लेके आए, पेपर दिखा दिए, आप भी कैसे करेंगे वो फलां चीज लेके आओगे, ये देख लो, सारा कुछ देखने के बाद अच्छा ऐसे करेंगे कि आप इसे सुलह करें। कभी सुलह किस बात की, 1 साल से गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ी वापस करते हैं, बात खत्म। आप ऐसे करेंगे कि बैठ के हो ही नहीं सकता, लेन देन कर ले, लेन-देन कुछ कर ले। अच्छा वो करते करते डीएसपी के पास चलेगी, डीएसपी साहब ने भी वो सारा कुछ सुना, सुनने के बाद हम कहते जी ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं सुलह कर ले। मैं कही यार ये सिस्टम कानून आप मजे की चीज में ये चीज आपकी है, वो enjoy दूसरा करे। करते करते जी वो एसपी साहब के पास चल गया, एसपी बिलाल अभी भी हैं इधर ना वो, तो उनके पास की उन्होंने कहा जी ऑपरेशन उन्होंने सुना 2 हफ्ते बाद ना, मतलब इस बात को करते करते ना 6 माह गुजर गए, उसकी एप्लीकेशन पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 6 माह बाद आखिरकार उन्होंने कहा जी हाँ जी यार ठीक है, आपकी बात राइट है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं कुछ करो। उसने आखिरकार एफआईआर के ऑर्डर दे दिए। अब एफआईआर जब पहुंची है थाना में एसएचओ के पास, एसएचओ ने एफआईआर तो उसके अंदर नहीं दे दी थी बाद इस्तेमाल करा, उसने क्या किया एफआईआर के अंदर मदई को मुल्जम और मुल्जम को मदई लिख दिया। अब जब वो यार ये तो मुल्जम उल्टा करके करती मिस्टेक हो, क्लैरिकली मिस्टेक, अब की उसे जानबूझ के तो पता है ना क्योंकि जब एफआईआर होगी उसका रिवर्सल, तो अनटिल जब तक ये केस कोर्ट से फारिग नहीं होगा या आईजी साहब करेंगे। अब मैंने उसको कहा मैं दोबारा ऑपरेशन में गया हूं, उन्होंने कहा साथ ही हमारे तो रजिस्ट्री से निकल गया, इन्वेस्टिगेशन में चला। तो मैं कहा इसका कहाल क्या है, अब इसमें पेश हूं। मैं कहा यार वो तो फिर वही चीज शुरू हो गई नए सिरे से, कहते हैं बस यही यार। देखिए मैंने आपको कहा ना कि हमारे यहाँ सिस्टम हमेशा छोटे के लिए होना चाहिए कि वो उसको सपोर्ट दे। कानून सच, बड़ी बड़ी जंगों की एग्जांपल देख रहे हैं, तो वो क्या कहते थे अगर इंसाफ है तो जंग लड़े, अगर मुल्क में इंसाफ नहीं है तो फिर जंग नहीं लड़ सकते। फायदा ही नहीं है। तो बात यह कि हमारे यहाँ तो इंसाफ की ये हाल है कि आपने एग्जांपल देख ली कि जो मुदई है उसी को मुजरम बनाते हैं। अच्छा उसको मुल्जम है, अरे वो मुल्जम जो जिसके पास गाड़ी है वो आता है, वो तो एफआईआर में नामजद ही नहीं, वो आता है आगे बैठा होता है, तो जो बेचारी मुदई है वो उसको कहते हैं हाँ जी आप सबूत किस चीज का उसके नाम पे है, उसके पास है, तो इसको क्या सबूत चाहिए। ये कहता है जी कि मुझे भेज दी, मैं इसके पास तो सबूत है नहीं है, लेकिन फिर भी जी आपको साबित करें, भाई हम क्या साबित करेंगे। मैंने वही कहा ना कि इसका हल आपके पास क्या है। हाँ तो मैंने वो एट दी एंड मैं यही कहूंगा कि माइट इज राइट, माइट इज राइट के जिसके पास ताकत है। अच्छा मैं मजे की चीज है कि जो स्टार्ट में जब मैंने एप्लीकेशन दी उस बंदे ने मुझसे ना कुछ रिश्वत मांगी थी, तो मैंने कहा यार ईमानदारी से काम करो। उसने कहा जी, अब मुझे उसकी बात याद, उसने कहा सर जी ਤੁਸੀਂ एंड ਤੇ फिर से ਇੱਥੇ आना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ आना पैना है। और जिसने इनिशिएट की होती है एट दी एंड डिसीजन मेकर भी उसने वही कहा जी कि एंड पे भी आपको फीस डबल हो जाएगी, अब थोड़ी है, अब आपका मैं 20,000 लेके काम करूँ तो मैं 50,000 लूँ, और हकीकत है वो नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कि जब मुदई मुजरम बन गया तो आपको तो जान छुड़ाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वही बात है। फिर नाज़रीन आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमने मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ मराहिल पे डिस्कस किया, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखी जो कि रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और हम लोग उसको देखते हैं और देख के उससे आंखें चुराते हैं, और वो अगर हम एक्सेप्ट कर लें ना कि हकीकत है और हम उसको वाकई हकीकत मान लें तो शायद उसमें हम चेंज कर लें। सिर्फ गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करना या सिर्फ इदारों के खिलाफ बोलने से काम नहीं होगा, काम हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को खुद एजुकेट करना पड़ेगा, अपने घर वालों को बताना पड़ेगा, हमें अपने लीगल और दूसरे राइट्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमने रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे से कैसे पेश आना है, हमने सड़क पे चलना है तो क्या करना है, हमने हॉस्पिटल में जाना है तो हमारे क्या हुकूक है, हमने किस तरह से बात करनी है। ये वो चीजें हैं जो कि हमारी बेसिक चीजें हैं जिनको हम सीखेंगे तो फिर ही हम एक अच्छा निज़ाम दुनिया में, अपने पाकिस्तान को अच्छा निज़ाम दे सकेंगे, दुनिया को हम अच्छा दिखा सकेंगे। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, इंशाल्लाह वीकली गाहे बगाहे आपसे हम लाजमी इन चीजों पे बात करते रहेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए।